नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र ने किया शुभारंभ। रोजगार के लिए राज्य सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना शुरू। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने कहा सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं चिंताजनक। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी जवानों के हौसले को सलाम। महिला के लिए देवदूत बने जवान 40 किलोमीटर पैदल ले जाकर पहुंचाया अस्पताल। टिहरी गढ़वाल लैंडस्लाइड की घटना आई सामने। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कहर। प्रदेश में 495 नए मरीज सामने आए। 5 की मौत, संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है इसका शुभारंभ। आपको बता दें सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया। ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का शुभारंभ हुआ। ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का शुभारंभ देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया इसका शुभारंभ। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण बढ़ी बेरोजगारी को कम करने के लिए अब राज्य सरकार रोजगार की नई योजनाएं शुरू कर रही है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य में सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत सोलर पैनल के माध्यम से लोग अपने घरों में बिजली बना सकते हैं। अपने घर की जरूरत की बिजली का इस्तेमाल के बाद बाकी बची हुई बिजली राज्य के विद्युत विभाग को बेच सकते हैं। इससे राज्य सरकार एमएसएमई की शर्तों के अनुसार 25 किलोवाट तक उत्पादन करने वालों को सब्सिडी भी दी जाएगी और पैदा होने वाली बिजली को ₹4.50 प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदेंगे। इससे राज्य में दूर दराज के गांव में रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और प्रत्येक व्यक्ति 15,000 रुपए प्रति माह तक कमा भी सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में इस योजना का लाभ कम से कम 10,000 लोगों को मिलेगा और उनकी रोजगार की समस्या दूर हो सकेगी। सीएम सोलर स्वरोजगार योजना ये उन लोगों के लिए है जो गांव में रह रहे हैं और इसमें 25 किलोवाट तक के अनुमन्य होगा एक व्यक्ति के नाम पर। और वो जो हमारे एमएसएमई की जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर उनको सब्सिडी भी मिलेगी और उनकी जो बिजली वो पैदा होगी वो गवर्नमेंट खरीदेगी। गवर्नमेंट के साथ उनका पीपीए होगा और जैसे अन्य विद्युत उत्पादकों के साथ शर्तें होती हैं, इसमें थोड़ा सा हमने ये किया कि हमने ₹4.5 यूनिट देने का निश्चय किया है। इसमें 15,000 रुपये के लगभग महीना उनको कमाई हो जाएगी। इस ढंग से हमने 10,000 लोग कम से कम इससे रोजगार पाएंगे। डोईवाला विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास के काम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी विधानसभा में पड़ने वाला पहाड़ी क्षेत्र भोगपुर थानों और इससे जुड़े तमाम गांव हैं जहां आज भी तमाम समस्याएं हैं। डोईवाला विधानसभा का हिस्सा है पहाड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सनगांव, सिंधवाल गांव और नाही कला ग्राम पंचायत, जहां इस क्षेत्र में आजादी के बाद से आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। 11 किलोमीटर दूरी की सड़क अगर बन जाए तो इस क्षेत्र के 3 गांवों विकास के पंख लग सकते हैं, लेकिन वन विभाग के इस गांव को सड़क से नहीं जुड़ने दे रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डोईवाला तहसील से मात्र 18 किलोमीटर दूर सनगांव, सिंधवाल गांव और नाही कला गांव के तमाम लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबको सड़क का इंतजार है। डोईवाला विधानसभा का पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण
बरसात के दिनों में 3 गांव की समस्या 4 गुनी हो जाती है। बीमार व्यक्ति या महिलाओं को कुर्सी में बांधकर कंधों पर ले जाते हैं। तो क्या डोईवाला विधानसभा के वीवीआईपी होने का खामियाजा भुगत रहे हैं? पहाड़ी क्षेत्र के गांव, क्योंकि 74 साल के लंबे इंतजार के बाद भी तीनों गांव को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर की सड़क आज तक नहीं बनी। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने बताया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण इस सड़क का निर्माण कार्य अटका हुआ है, जबकि सड़क का सर्वे पूर्व में हो चुका है। समस्या है, सबसे पहले तो रोड है, फिर हॉस्पिटल का समस्या तो है ही है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ रोड बन जाओ। क्योंकि जब से मैं आई शादी करके तब से मैंने जितने भी नेता आते हैं उन्हें कहा मैंने कि ना। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर एनआरआई विभाग के एकल पोर्टल को सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च कर रहे हैं। पूरे भारत अभी पूरे विश्व में कर सकता है, उस संबंध में सर बहुत अभी काम करने की गुंजाइश है, बहुत कम काम हुआ है। और उसमें एनआरआई डिपार्टमेंट विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा के साथ मिलकर सर उनकी जो आवश्यकता है बहुत बड़ा एक हमारे लिए पोटेंशियल है कि हम उत्तर प्रदेश एक स्किल्ड मैन पावर को पूरे विश्व में सप्लाई करने की जो डिमांड क्रिएट हो रही है उसको पूरा करेंगे सर। उसका भी पहलू से इस पोर्टल में रखा गया है। और सर चौथा बिंदु जो उसका है वो पर्यटन को सर जरूर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो बड़े उत्सव बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो दीपोत्सव का है, चाहे बड़े हम लोग अयोध्या में एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतने नए मथुरा वृंदावन इतने नए नए आयोजन होते हैं, उस सब की सूचनाएं उसका जो आयोजन का ब्रॉडकास्ट जो है उसका वेबकास्ट हम लोग पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो सर हमें ये भरोसा है कि उससे प्रदेश में पर्यटन को सर बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहाँ पे रोजगार सर और बढ़ेगा। सर अंत में एक बात और आपके संज्ञान में समझाना चाहते हैं सर, इस पोर्टल को मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यूपीएफसी अभी काम करते हैं एनआरआई सेल का, उनमें क्षमता कम है सर उनके यहाँ। तो माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक प्रोफेशनल एजेंसी का शायद चयन ऑलमोस्ट कर लिया है सर, वो भी अगले 8 से 10 दिन में सर उसको मोबिलाइज कर लेंगे, क्योंकि पोर्टल बनने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ेगी सर। तो उसको पूरा करने के लिए पोर्टल पर रेस्पॉन्स टाइम से मिले, हम लोग सर एनआरआई सेल में प्रोफेशनल एजेंसी का पीएमयू रखने जा रहे हैं। तो सर एनआरआई विभाग भले ही छोटा विभाग सर शुरू से लगता है, लेकिन इस तरह पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए, बाकी के लिए उसके बारे में सर हमें पूरी आशा है कि आज आप ये पोर्टल लॉन्च करेंगे सर, इसको ऐसा प्रोफाइल मिलेगा। एमईए ने सर इसके लिए सहमति दे दी कि वो इसमें अपना लिंक देंगे, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पे देगा सर। सभी हमारे मिशन हैं सर, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं माननीय मंत्री जी। वे चाहते हैं कि हमें यूपी के बारे में सभी सूचनाएं जो है रेगुलरली मिले। तो दिस पोर्टल विल बी मेन वेहिकल। आज आपके सर कर कमलों से और हमारे दोनों माननीय मंत्रीगण जो इन्वेस्ट यूपी के साथ दोनों में है सर, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव के उपस्थिति में सर ये हो रहा है। हम बहुत आपके आभारी हैं सर कि आपने हमें ये मौका दिया। सर आपके अनुमति से मैं अपने विभागीय मंत्री जी श्री सत्यानंद सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो इस मौके पर अपना संबोधन सर कृपया दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्री आदरणीय महाना जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, आईआईडीसी साहब, यहाँ पे अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, मैंने विशेष रूप से केवी राजू जी को भी बुलाया था कि वो भी आए, और सभी यहाँ पर जो आए हुए हैं और इस पोर्टल में जिन्होंने काम किया वो भी अधिकारी, उन सबका मैं स्वागत करते हुए और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का ये समय दिया इसको लॉन्च करने और इसकी प्रेरणा दी, क्योंकि जब मैं ये प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश का मंत्री बना तो जरूर मैंने पूछा था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया था। और जो अभी आपने आलोक जी कहा कि छोटा जरूर है, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा था छोटा जरूर विभाग लगता है, वह बड़ा कौन इसको बड़ा कर सकता है वो क्षमता देखने की होती है। तो उनसे ही प्रेरणा मिली और उसके आधार पर ये कार्य योजना हम लोग ने बनाई। इसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी जो दिमाग में था, क्योंकि गुजरात वाइब्रेंट समिट मैंने देखा है और उसके अंदर जो एनआरआईज का जो प्रवासी हैं उन लोगों का योगदान भी देखा है। साथ ही साथ जब गुजरात की एक छवि भी बननी थी तो वहां के जो प्रवासी लोग हैं उन्होंने उस देश के अंदर उसकी बनाई और उससे गुजरात को बड़ा लाभ मिला। उत्तर प्रदेश से प्रवासी काफी बड़ी संख्या में है और ये सही बात है कि वो प्रवासी मिडिल ईस्ट में ज्यादा हैं,
जो एक लोअर वर्क क्लास में गिनती होती है, वो उनके अंदर भी एक बड़ी क्षमता होती है। और जैसे यूएसए में भी देखें, हम यूके में देखें, तो हर जगह कहीं ना कहीं प्रवासी अच्छी संख्या में हम लोग के मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई डाटाबेस नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम उनको कांटेक्ट करना चाहते थे, तो उसको कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई बड़ा डाटाबेस नहीं था, और इसलिए उस पर हम आगे कोई कार्य कर नहीं पा रहे थे। तो उस डाटाबेस को तैयार करने के लिए, एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, एक समग्र मैं कहूंगा वेब पोर्टल बनाने के लिए, और साथ ही साथ एक एनआरआई उत्तर प्रदेश एनआरआई कनेक्ट हर विभाग के साथ हो, जैसे अभी बता रहे थे, जिसके अंदर विशेष रूप से जो इन्वेस्ट यूपी है, एमएसएमई विभाग है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके लिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल में ही जो भारतीय राजदूतों से जो संपर्क हम लोग ने साधा है, उसके अंदर बड़ा उठ के आया। और विशेष रूप से साउथ कोरिया के लोग, जापान के लोग, जो बुद्ध सर्किट की बात कर रहे थे, और फ्रांस में भी बात हुई, जो फ्रांस के राजदूत थे, उन्होंने कहा कि कोई आपका टूरिज्म का पैकेज होना चाहिए जो उनके देश के लोगों के लिए हो, बट उन लोगों को समझ आए। तो उसको देखते हुए हमने कहा नहीं, हम पैकेज बनाएंगे, मगर उस पैकेज को फिर हम पब्लिसिटी कैसे दें। तो ये वेब पोर्टल, एक वेबसाइट पोर्टल, इसका एक लिंक बन जाता है। तो इसमें भी हम चाहते हैं, इसीलिए टूरिज्म विभाग से भी लोगों को हम लोग ने बुलाया है, जिससे कि ये एक लिंक रहेगा, खाली अपडेट नहीं है, इसको हम लोग को कंटिन्यूस एक इंटरेक्शन के माध्यम से इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। उसी प्रकार से अन्य विभाग हैं, जो एक हम, आपकी कल्पना है कि हेल्थ टूरिज्म बढ़े उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी संभावना बहुत है, मगर उसके लिए जानकारी कहां से आएगी वो किसी को समझ नहीं आता। तो ये एक पोर्टल है जहां पे ये मिल सकती है। लोग अपनी भूमि से जुड़ना चाहते हैं, कुछ अपने जो होते हैं जो पैदा यहाँ नहीं हुए, मगर वो अपने रूट्स को ढूंढते रहते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, उसके बारे में लिखते हैं। अभी होता है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अन्य विभागों के माध्यम से नहीं हो रहा है, जो मगर एक जैसे मैंने कहा समग्र जो वेब पोर्टल है वो इसका एक इसकी तैयारी हम लोग ने करी है। साथ ही साथ जब हमने देखा कि जब आपने अयोध्या का जब दीप उत्सव बनाया, तो उसको लोगों ने बहुत रुचि के साथ देखा था। रुक करते उत्तराखंड की खबरों का। भले ही देश को आजाद हुए 74 साल पूरे हो चुके हों, लेकिन उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठुकरें खाने को मजबूर हो चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश को आजाद हुए 73 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसा ही एक गांव है नैनीताल जिले के अधौड़ा ग्राम सभा का सोनखमारी गांव, जहां आजादी के 73 साल बाद भी लोगों के लिए गांव में सड़क आना सपना बनकर रह गई है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने और खेतों में उत्पादित फल सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए खच्चरों के सहारे हर रोज करीब 10 किलोमीटर पैदल सफर तय कर मोटर मार्ग जाना पड़ता है, जिसके बाद ग्रामीण गाड़ी के द्वारा 12 किलोमीटर दूर नैनीताल पहुंचते हैं। सड़क न होने से स्कूली बच्चों सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय नैनीताल का रुख करना पड़ता है। और वहीं अगर किसी बुजुर्ग या गर्भवती महिला को कोई दिक्कत होती है तो डोलियों के माध्यम से जंगल भरे पहाड़ी रास्तों में जान हथेली में लेकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया जाता है। कभी कभी तो आलम ये रहता है कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। होने के कारण हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी बीमार भी पड़ जाते हैं, तो यहाँ से बगड़ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हम अकेले नहीं जा पाते। 3-4 बजे से हमें उठना पड़ता है। 2 बजे से हम घर का काम करके जाते हैं रात को, और फिर भी यहाँ से हमको गाड़ी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। हम अकेले जा भी नहीं जाते हैं। कभी कोई घर में हो या न हो, रात या आधी रात को किसी को बुखार भी आ जाता है तो उसको ले जाने में परेशानी होती है। बहुत बड़ी समस्या है रोड की,
और ज़्यादातर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या आज मंडी तक जाने की हमें है, क्योंकि हमें आज भी 10 किलोमीटर पैदल अपने उत्पादित जो कच्चा सामान है उसे लेकर आज हमें पैदल गाड़ी स्टॉप तक जाना पड़ता है। जैसे कि नीचे को देखा जाए देचौरी और ऊपर बगड़ जो हमारा गाड़ी स्टॉप है वहाँ तक हमें जाना पड़ता है और बड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। वहीं गांव के बुजुर्ग ग्रामीण नारायण सिंह मेहरा बताते हैं कि कंसर्न तो करता है ये रोड, और उधर जैसे कि देचौरी पंगोड़े रोड अगर मार्ग बन जाएगा, यहाँ के हर व्यक्ति हर पैसेंजर को इसमें सुविधा होगी। सेना की भी सुविधा है, पहले पैदल मार्ग इसी रोड से होता था, हमने खुद देखा है। वहीं सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोग कई बार विधायक समेत मंत्रियों से मिल चुके हैं, मगर आज तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, पंगोट देचौरी जो मार्ग का आप जिक्र कर रहे हैं, 2006 में जब मैं इसी क्षेत्र से विधायक था, जनप्रतिनिधि था, उस वक्त यह मार्ग स्वीकृत हुआ था। और मैं आपको आपके माध्यम से आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंगोट देचौरी मार्ग में जो बाधाएं थी, जिस तरह से फॉरेस्ट क्लियरेंस में वन आपत्तियां थी, उसको हमने निस्तारण कर दिया गया है। और जो वृक्ष हैं उनको भी हमने धनराशि अवमुक्त कर दी है, पेड़ों का कटान प्रारंभ हो गया है और जल्दी इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, टेंडर हो चुके हैं। बहरहाल अभी सड़क को लेकर ग्रामीण तरस रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा आखिर कब गाँव वालों को सहूलियत मिलेगी। नैनीताल से के न्यूज के लिए कानपाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के जवान एक घायल महिला के लिए उस वक्त देवदूत बनकर सामने आते हैं जब उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थी। मुंसियारी के सीमान गांव लास्पा में भारी बारिश हो रही थी, नदी नाले उफान पर थे और अस्पताल ले जाने का कोई जरिया नहीं था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
आईटीबीपी जवानों के हौसलों को सलाम। महिला के लिए देवदूत बने जवान। 40 किलोमीटर पैदल ले जाकर पहुंचाया अस्पताल। पथरीले रास्ते भी नहीं रोक पाए कदम। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के जवान एक घायल महिला के लिए उस वक्त देवदूत बनकर आए जब उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। मुंसियारी के सीमांत गांव लासपा में भारी बारिश हो रही थी। नदी नाले उफान पर थे और अस्पताल ले जाने का कोई जरिया नहीं था। महिला 3 दिन पहले 20 अगस्त को अपने घर के पास पहाड़ी से गिर गई थी। हादसे में महिला का पैर टूट गया था और इलाज न मिलने की वजह से उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर का पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में आईटीबीपी के 25 जाबाज सामने आए और पैदल ही महिला को अस्पताल पहुंचाने का बीड़ा उठाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सुंदरवर्ती गांव से आईटीबीपी की टुकड़ी ने 15 घंटे तक स्ट्रेचर पर उसे ढोया। आपको बता दें पिथौरागढ़ जिले के मुंसियारी डिवीजन के सुदूर गांव लसपा की रहने वाली स्थानीय महिला 3 दिन पहले 20 अगस्त को अपने घर के पास पहाड़ी से गिर गई थी। वहीं हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए बुलाया गया था। खराब मौसम की वजह से 2 दिन तक नहीं उतरा। सूचना मिलने पर आईटीबीपी के जवानों ने अपने बॉर्डर आउटपोस्ट से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय की और 22 अगस्त को गांव पहुंचे। उनके अधिकांश हिस्से को कथित तौर पर पैदल ही कवर किया गया था। गांव पहुंचने के बाद 25 बहादुर आईटीबीपी जवानों ने महिला को बचाया और उसे 15 घंटे से अधिक समय तक बाढ़ ग्रस्त नालों भूस्खलन वाले जोन क्षेत्रों में फिसलन भरी ढलानों पर एक एक करके स्ट्रेचर पर ले जाया गया और उसे 40 किलोमीटर दूर रोड हेड पर ले गए। फिर महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं।